हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करेंगे एक रियल्टी सेक्टर कंपनी में, रियल एस्टेट कंपनी। बहुत एक अच्छा नाम है रियल एस्टेट सेक्टर में और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है। ऑफ कोर्स ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ डन वेरी वेल। अगर हम लास्ट एक डेढ़ साल देखें तो उसमें ये भी एक नाम रहा जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और ओवरऑल मतलब क्या होता है ना, क्लीन गवर्नेंस टाइप की जो कंपनीज होती है रियल एस्टेट में थोड़ी कम होती है, उनमें से एक ये कंपनी है। और वैल्यूएशंस अगर हम वैसे कंपेयर करें बाकी कंपनीज के साथ तो वो भी ठीक लगते हैं, बट रिस्क क्या है। और ये जो अगर हम एनालिसिस समझेंगे ना तो आपको थोड़ा सा एक रियल एस्टेट सेक्टर का भी रिस्क समझ आएगा। नॉट जस्ट दिस कंपनी रिस्क, तो इस कंपनी की भी चीज़ें समझेंगे बट ओवरऑल भी समझ आएगा कि क्या क्या पॉजिटिव्स है इस कंपनी में। ठीक है, जो कंपनी स्पेसिफिक हैं और ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बट एक नेगेटिव्स जो हैं इस कंपनी की, वो मुझे लगता है थोड़ी सी एक सेक्टर स्पेसिफिक नेगेटिव्स भी हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो देखना है 1.5x पे तो आई वुड प्रिफर दैट, बिकॉज थोड़ा सा लंबा है वीडियो, तो यू विल सेव सम टाइम अगर आप 1.5x पे देखेंगे तो कंपनी का नाम जैसे मैंने बोला ओबेरॉय रियल्टी, राइट। तो अगेन आई थिंक वेरी बिग नेम, अगर स्पेशली इफ़ यू आर इन मुंबई एंड अराउंड, तो आई एम श्योर ये नाम सबने हमने सुना है, राइट। आई हैव बीन इन मुंबई फॉर लाइक 10 years 11 years आई हैव लिव्ड इन मुंबई। तो बहुत सबने सुना होता है ओबेरॉय बिल्डर का नाम, राइट। कुछ ना कुछ ओबेरॉय मॉल है या ओबेरॉय का कोई प्रॉपर्टी है, ओबेरॉय वुड्स है, ये है वो है, तो सबने इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी का नाम सुना है, स्पेशली पीपल लिविंग इन सबर्ब्स, राइट। तो तो ये काफ़ी बड़ा नाम है स्पेशली इन मुंबई एज ए सेड। और तो कैसी कंपनी है, और कंपनी ने परफॉर्मेंस एज ए सेड बहुत अच्छा किया है। ऑलमोस्ट 800 रुपये का स्टॉक था ये 2 साल पहले, अब जो है ऑलमोस्ट टचिंग 2000 रुपीज़, राइट। सो 2.5 times एक तरह से रहा है। अगर हम एक साल में भी देखें तो परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा। एक साल पहले जो स्टॉक था वो ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 1100-1200 का था, और अब जो है ऑलमोस्ट अगेन 1800-1900 का रहा है, राइट। तो अगेन अ वेरी वेरी गुड, ऑलमोस्ट 50-60% का परफॉर्मेंस लास्ट 1 year में भी स्टॉक ने दिया है। ऑफ कोर्स ओवरऑल रियलिटी सेक्टर हैज़ डन वेल, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला था, ओवरऑल सेक्टर भी ने बहुत अच्छा किया है। कंपनी पुरानी है, 1998 में कंपनी ने सेटअप किया था किंगस्टन प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, राइट। और फिर इन्होंने नाम जो है इसका ओबेरॉय ब्रांड जो है वो बेसिकली किया इन 2009, ठीक है। और कंपनी काफ़ी एक प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर है। 45 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं ओवरऑल, 13.65 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ये डेवलप कर चुके हैं, 13.65 मिलियन स्क्वायर फीट, राइट। और अभी रिसेंटली एंटर किया है एनसीआर रीजन में भी 15 एकड़ का एक लैंड पार्सल एक्वायर किया है एज पर देम। कंपनी जो है मेजरली 4 सेगमेंट्स में है। कंपनी रेजिडेंशियल में भी है, मेजरली रेजिडेंशियल में है एक्चुअली। कमर्शियल स्पेसेस भी हैं थोड़े बहुत, कुछ हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल्स भी हैं, और रिटेल स्पेस मॉल्स भी हैं, ठीक है। चारों सेगमेंट में है, बट मेजरली अगर आप आगे हम बात करेंगे तो रिटेल रेजिडेंस पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि मेजरली कंपनी भी रेजिडेंस पे ही फोकस करती है। कमर्शियल हॉस्पिटैलिटी रिटेल आर मच स्मॉलर बिजनेस। और एटलीस्ट जो बात करते हैं, जिस तरह का कॉल्स वगैरह रहती हैं, अर्निंग कॉल्स वगैरह रहती हैं, जिस तरह की डिस्कशन होता है, तो उसमें लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फोकस है बाकी 3 सेगमेंट्स पे। तो जैसा क्लियरली पता चल भी रहा है, 82% बिजनेस जो आता है वो रेजिडेंस से आता है, सिर्फ 4% कमर्शियल से आता है, 1% ही होटल से आता है, और 13% जो है रिटेल से आता है, वो भी रेंटल के थ्रू आता है। उसमें कुछ बेचते नहीं है, रेंटल आता है। तो अभी अगेन रेजिडेंशियल तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 82 वहीं से आता है। ऑफिस स्पेस इनके कॉमर्स करके ऑफिस स्पेस है, हाई मार्जिन हाई रेपिटेटिव कैश फ्लो बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। होटल इनके पास एक वेस्टिन होटल है, एक ही है आई थिंक, गोरेगांव मुंबई में है, तो पीपल लिविंग देयर आई एम श्योर दे नो। एंड ओबेरॉय मॉल एक शॉपिंग मॉल है, उससे 13% का रेवेन्यू आता है, ओबेरॉय मॉल, और बहुत ज़बरदस्त, आई हैव बीन देयर मल्टीपल टाइम्स। तो हाई फुटफॉल मॉल है, ठीक है। अभी जो करंटली इनके प्रोजेक्ट्स लाइव हैं या चल रहे हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, या फिर कुछ ऑलमोस्ट कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है, राइट। तो वो इनके ये 6 प्रोजेक्ट्स हैं करंटली, सारे मुंबई में हैं, मुंबई या अराउंड, मतलब एलिसियन, फॉरेस्टविल, एटर्निया, एनिग्मा, स्काई सिटी, राइट, एंड 360 वेस्ट।
इतना लाख स्क्वायर फीट, ये 21 लाख स्क्वायर फीट है, 11 लाख स्क्वायर फीट है, इतना इनको एरिया डेवलपमेंट स्काई सिटी 28 लाख और ये 5.5 लाख स्क्वायर फीट है। एरिया कौन कौन सा बुकिंग हो गई है? 13.5 इसका बुकिंग कंप्लीट है, इसका 1.5 का बुकिंग कंप्लीट है, ये Q1 के नंबर्स हैं। और ये 8.5 का ऑलमोस्ट बुकड है, ये 8.67, ये 24.7 और ये 1। इन्वेंट्री कितने की पड़ी है? 8 लाख स्क्वायर फीट की अभी यहाँ बचा हुआ है। रिकॉग्नाइज कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, जो भी प्री सेल वगैरह के थ्रू 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। यहाँ से 22 ही हुआ है, यहाँ पर 2100 करोड़ का हो गया, यहाँ 21, यहाँ 5700 करोड़ का हो गया, यहाँ 1300 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। आगे और देखते हैं। बुकिंग वैल्यू टिल 4680 करोड़ रुपए की बुकिंग वैल्यू इन्होंने मतलब बुक कर लिया है, इतने की बुकिंग वैल्यू मिल चुकी है। इतना अभी भी रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू बचा है। 38,000 स्क्वायर फीट से ये एरिया बेच रहे हैं एलिसियन में, 38,000 पर स्क्वायर फीट। ये 19,800 मतलब 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास, ये 30,000 स्क्वायर फीट, ये 29 स्क्वायर फीट, ये 37 स्क्वायर फीट। और ये शायद बहुत ज़्यादा है, इसका नंबर नहीं है 30, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है, छोटा है बट बहुत प्रीमियम है ये, ठीक है। और कितना रेवेन्यू आगे भी और रिकॉग्नाइज हो सकता है, तो ये तो हमारा ये है कि भाई इनकी बुकिंग वगैरह हो गई है, इसमें रिकॉग्नाइज रेवेन्यू बचा है। ये जो है रेवेन्यू बाकी है जो रिकॉग्नाइज अभी और भी हो सकता है एज द कंस्ट्रक्शन आगे चलती रह रही है। तो इतना रिकॉग्नाइज 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज बचा है, इसकी बुकिंग हो चुकी है। क्या होता है कि बुकिंग होने के बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन थोड़ा धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि पैसा आ गया और रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि आप जिस तरह से दे रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो पैसे जिस तरह से आएंगे तो उस हिसाब से ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। तो ये तो मतलब इनका कंफर्म रेवेन्यू है और ये आगे का इनका विद जैसे जैसे कंप्लीट होगा 13,000 करोड़ रुपए और इन प्रोजेक्ट से आने। कमर्शियल में इनके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। एक कॉमर्स 1, कॉमर्स 2, कॉमर्स 3, ये तीनों नाम से ही हैं। एवरेज ऑक्यूपेंसी FY24 में सिर्फ 58% थी यहाँ पे कॉमर्स 1 में, राइट। और इसमें 86% है। कॉमर्स 2 इज़ बेटर एंड कॉमर्स 3 अगेन सिर्फ 54% ही एवरेज वो है। और अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो है वो कॉमर्स 3 है, 23 लाख स्क्वायर फीट की जगह है, ये 1.89 लाख है। और ये 4.8 लाख स्क्वायर फीट की जगह जो है इनके पास कॉमर्स 2 में है। हॉस्पिटैलिटी में मैंने जैसे बोला एक ही होटल है, मुंबई वेस्टर्न गार्डन सिटी, 269 गेस्ट रूम्स हैं उसमें, ठीक है। और 83% के आसपास का ऑक्यूपेंसी था FY24 में, 39% का एबिटा मार्जिन है। रूम ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का पर रूम अवेलेबल मिलता है वहाँ पे। 269 इनके टोटल रूम्स हैं। ओबरॉय मॉल अगेन एवरेज ऑक्यूपेंसी 97% थी, राइट। 45,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, राइट। टोटल कारपेट एरिया लीज टिल वॉज 3 लाख। रीमॉडल्ड एरिया इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर, अभी कुछ रीमॉडल में जा रहा है। तो ये काफ़ी फेमस मॉल है, आई एम श्योर जो लोग ओबरॉय मॉल मतलब गोरेगांव के आसपास रहते हैं तो दे नो अबाउट दिस। और ये पीछे भी दिस इज़ जो आपको फोटो में दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस वेस्टिन होटल, राइट। एंड इवन कॉमर्स 1 इज़ एक्चुअली सेम स्पेस, ठीक है। तो ये वही स्पेस है। अब आगे क्या, राइट। तो क्या क्या लॉन्चेस और प्लान हैं? तो एक तो बड़ा प्रोजेक्ट इनका कमिंग इज थाने, 3 and 4 BHK अपार्टमेंट्स, 13 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास L&T को दिया है इन्होंने वो काम। फिर आदर्श नगर में एक रीडेवलपमेंट 0.6 मिलियन स्क्वायर फीट छोटा। कोलशेड में एक है FY26 में लॉन्च होगा 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट। फिर वर्ली ग्लैक्सो का इन्होंने वो लिया था कंपनी प्लान्स टू डेवलप मॉल, वहाँ पर मॉल डेवलप हो रहा है 0.6 से 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट। और एक होटल भी डेवलप करने वाला है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रिटेल और उसमें थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी का एक पाइपलाइन में है। फिर गुरुग्राम में एज आई सेड उन्होंने देखा जो उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है, मतलब एक लैंड पार्सल लिया है, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग देयर। अभी तक कुछ क्लियर कट लॉन्च नहीं किया है। तो बड़ा प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो थाने में ही इनका आने का प्लान है, लॉन्च ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। ये प्लान है कि दिवाली के आसपास दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस इन थाने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चीज़ें हैं। अब क्या रिस्क है, राइट। मेजरली रिस्क तो यही है कि सब कुछ मुंबई में है, ठीक है। तो अब आई नो कि मुंबई इज़ अ वेरी वेरी एक्सेलेंट मार्केट, फिर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं सारी, राइट। तो इसीलिए फ्यूअर लॉन्चेज ही हो पाते हैं क्योंकि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ही है। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं बट मार्जिन्स अच्छे रहते हैं। और फिर बहुत साइक्लिकल है इंडस्ट्री, राइट। और आगे हम और बात करेंगे। और बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री, अब तो स्पेशली रेरा वगैरह के साथ और भी चीज़ें ही हो गई हैं। तो ये इसके की रिस्क हैं।
कुछ मार्केट के बारे में बात करें तो एक एक्सपेक्टेड है कि 14% का कैगर 2047 तक और नेक्स्ट 5 ईयर्स में कुछ 9% का कैगर एक्सपेक्टेड है रियल एस्टेट मार्केट का इंडिया में। स्पेशली लग्जरी होम्स का जो है वो उससे भी ज़्यादा मेरे को लगता है कि होना चाहिए। और ये चार्ट बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। अगर हम सेक्टर के बारे में बात करें तो आप देखो Q1 2019 में 44% जो घर बिके थे वो अफोर्डेबल में बिके, 40 लाख रुपए से कम, और 2.5 करोड़ से ऊपर जो है सिर्फ 4% बिके थे Q1 2019। दिस इज इंडिया लेवल, ठीक है। और अब जो है अगर हम Q1 FY24 की बात करें तो 13% अल्ट्रा लग्जरी हो गए। 2.5 करोड़ से ज़्यादा के जो घर बिक रहे हैं वो 13% हो गए हैं 4% से, राइट। और इवन जो 1.5 से 2.5 है वो भी 12 हो गया है, राइट। आप समझ रहे हैं। और ये 15 से 24 हो गया है 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक, ठीक है। तो 44% से अफोर्डेबल हैज़ गॉन डाउन टू 18% ओनली, ठीक है। एंड दिस इज 32 to 32, मतलब जो मिड एंड है 40 लाख से 80 लाख वो 33 से उतना ही है। मतलब अफोर्डेबल हैज़ गॉन टू डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, ठीक है। मतलब सॉरी, लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त ग्रो हुआ है स्पेशली आफ्टर कोविड, ठीक है। और वही बात होती है ना के शेप रिकवरी की, प्रीमियमाइजेशन की, वो तो क्लियरली यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और बहुत ही क्लियर चार्ट है ये उस चीज़ में, राइट। और उसका जो बेनिफिट है इस तरह के जो बिल्डर्स हैं, ओबराय वगैरह, DLF एंड ऑल दीज बिल्डर्स, राइट, रहेजा, राइट, कल्पतरू, तो ये सब बिल्डर्स का काफ़ी उनको ये बेनिफिट यहाँ पर हुआ है। फिर दूसरा क्या हुआ है ना कि आफ्टर कोविड स्पेशली, राइट, और बिफोर कोविड ऑल्सो एक्चुअली, तो 2012 से 2019 के बीच में मतलब रियल एस्टेट मार्केट हार्डली कुछ ग्रो हुआ है इंडिया लेवल पे देखें तो। मतलब इन्फ्लेशन लेवल का भी ग्रोथ नहीं है था। तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे, और फिर रेरा वगैरह आ गया तो रेगुलेशंस इंप्रूव हो गए, रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, राइट। तो बहुत कंसोलिडेशन हुआ इसमें रियल एस्टेट मार्केट में। डेवलपर जो हैं जो मतलब बहुत कम हो गए। एंड नंबर ऑफ डेवलपर्स इफ यू विल सी, राइट, 28% पूना में कम हो गए, कोलकाता में 45% कम हो गए, 47%, मुंबई में 54% डेवलपर्स कम हो गए, चेन्नई में 78% डेवलपर्स कम हो गए। तो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे डेवलपर्स जो काम करते थे, बिकॉज ऑफ दिस रेरा गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग, GST, डिमोनेटाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स विच हैपन, राइट, तो उनका वो बिजनेस जो है और 7 साल का स्लो पेस, तो दे कुडेंट मतलब वर्क ऑन दैट। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तो अब जो है अच्छे ही बिल्डर्स, मतलब जो स्ट्रांग थे, थोड़े बैलेंस शीट ठीक थी, वही थोड़ा सस्टेन कर पाए, राइट। और अगर आप देखोगे ना लिस्टेड प्लेयर शेयर ऑफ टॉप 6 सिटीज़ जो है ना वो भी आप कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। देखो 2019 तो क्वार्टर का डेटा है, 10 से 13% का शेयर था लिस्टेड प्लेयर्स का, ठीक है। जिसमें कौन कौन से लिस्टेड प्लेयर है, प्रेस्टीज है, शोभा है, ब्रिगेड है, पूर्वांकर है, ओबराय, महिंद्रा लाइफ स्पेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, कोल्टे पाटिल, सनटेक, आशियाना, लोधा, ये सब लिस्टेड प्लेयर्स हैं बड़े जो रियल एस्टेट मार्केट में। ये 10 से 13% से लेके अब देखो आप 17-18% के आसपास का एक एवरेज पहुंच गया। तो इनका मार्केट शेयर गेन हो रहा है, राइट, क्योंकि तो छोटे प्लेयर्स जा रहे हैं, राइट। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड हो रहा है तो ये प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, नाम अच्छा है इनका मार्केट में, तो ये सब बेनिफिट्स भी इनको मिल रहे हैं। तो एक तो रियल एस्टेट मार्केट ग्रो हो रहा है और इनका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो दोनों बेनिफिट है, एक तो भाई मार्केट भी बढ़ रहा है, ठीक है, और इनको प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड में भी इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा डबल एक ट्रेल विंड इनको मार्केट की तरफ से मिल रही है। तो प्री सेल्स अगर आप देखोगे तो क्या ज़बरदस्त प्री सेल ग्रो हुआ है, राइट, जो मतलब हाईएस्ट एवर एब्जॉर्प्शन रेट प्री सेल्स, राइट, कि पहले जो बुकिंग हो जाती है। तो आप देखो कि 25,000 करोड़ रुपीज़ 2020, चलो कोविड का, चलो उससे पहले 13-20-15 हज़ार करोड़ का प्रॉपर्टीज़ बुक होती थी इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट की, लिस्टेड प्लेयर्स का ही है ये डेटा। तो वो जाके बढ़ के अब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास की 2024 में वो प्री सेल वैल्यू हो गई है। तो इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर ग्रोथ, प्राइस एस्केलेशन का भी एक फैक्टर है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वॉल्यूम ग्रो हुआ है, ठीक है, प्राइस भी बहुत बढ़े हैं, राइट, रियल एस्टेट मार्केट में, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड, और दूसरा क्या कहते हैं, कमोडिटी प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए थे। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह भी बहुत बढ़ गई है रियल एस्टेट सेक्टर की। तो वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर है। यहीं आप मुंबई में देखो, आप रियल यूनिट रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन कैलेंडर ईयर्स देखो, आप 2000 कोविड से पहले देखें तो 70,000, 80,000, 67,000, 63,000, तो मतलब 60 के आसपास लगातार ये चल रहा था 2020 तक। एंड सडनली 2021 से अब देखो आप 1 लाख के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट डबल यूनिट रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, राइट। तो एक तो ओन हाउस का थोड़ा सा कोविड के बाद बढ़ गया, सैलरीज वगैरह भी थोड़ी इंप्रूव हुई, स्पेशली IT सेक्टर में,
फिर बड़े घर लेने का थोड़ा सा वो हो गया कि सबको एक एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम, राइट। तो वो भी एक थोड़ा सा ट्रेंड हो गया। फिर बहुत सारे बाहर से एनआरआईज हैव कम बैक टू इंडिया, राइट। तो दे दैट वाज अगेन वन ट्रेंड कि लॉट ऑफ पीपल केम बैक, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड इन इंडिया टू इंडिया। तो वो भी एक मतलब एनआरआईज ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट पर्पज से कि और लॉट ऑफ पीपल केम बैक ऑल्सो, तो वो भी एक थोड़ा ट्रेंड हुआ। तो ये सब चीज़ों की वजह से आप देखो कि मुंबई में कितना ज़बरदस्त मतलब डबल एकदम से चीज़ें वहाँ पर रही, राइट। और प्रॉपर्टी वैल्यू जो है अगर हम देखें मोर देन 1 करोड़ रुपीज़, तो 2022 में 52% प्रॉपर्टी जो है 1 करोड़ से ज़्यादा थी, अब जो है 57% है। तो वो भी एक लगातार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो अगेन हमने वो ऑलरेडी देख लिया है वो पैन इंडिया में। तो हम यहाँ मुंबई की थोड़ी बात कर रहे हैं बिकॉज ओवरऑल इज जस्ट इन मुंबई। अगर हम पूरे कंपनी के बारे में देखें तो दे हैव रियली ग्रोन वेरी वेल, राइट। तो मार्च 2011 में इनके 1000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल थी। वो 2018 तक सिर्फ 20% बढ़ी, मतलब 2016 में चलो 40% बढ़ी, फिर कम हो गई, मतलब 20% ही बढ़ी। कितने साल में? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में बिल्कुल देखो आप माइक की साइकिल कैसे चलती है। 7-8 साल में एक अच्छी कंपनी, मतलब बड़ा ब्रांड, ठीक है, हार्डली कुछ ग्रो हुआ। फिर चांदी हुई 2019 में डबल हो गया, फिर कोविड आ गया तो कुछ खास नहीं ग्रो हुए 2 साल तक, 3 साल तक बल्कि, ठीक है। तो वो 2000 के आसपास सस्टेन हुआ। अब जो है वो वहाँ से 4000, फिर अब 4500। तो एकदम से ज़बरदस्त ग्रोथ इनको यहाँ पर 2-3 साल में मिला है फ्रॉम 2022, 23, 24। तो दे हैव ग्रोन वेरी वेल, बट यू कैन सी द साइक्लिसिटी। तो दे हैव सीन दिस पीरियड एज वेल। तो क्या ये वापस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, राइट। तो मतलब प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड कब तक चलेगा वो सब चीज़ें भी समझनी है हमें, राइट, कि इज़ दिस अ सस्टेनेबल ट्रेंड, इज़ दिस कीप ऑन गोइंग, कब तक चलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी। एंड मुंबई इज़ द ओनली मार्केट दे हैव। बट यही है कि अभी जैसा लग रहा है तो ऐसा लगता है कि यार ये सस्टेनेबल लगता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव सीन दिस एंड ओबरॉय एज अ सेड इज़ अ बिग ब्रांड, ठीक है। और आगे हम बैलेंस शीट वगैरह के भी देखेंगे तो दे हैव ए स्ट्रॉन्ग ऑल दोज थिंग्स एज वेल, मतलब बैलेंस शीट वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो सारी चीज़ों के हिसाब से दे हैव हार्डली ग्रोन इन लास्ट 7-8 ईयर्स में, उसके बाद फिर सडनली दे हैव ग्रोन, ठीक है। और अब हम अगर हम वैसा देखें कि मतलब अब जो है 13 साल में दे हैव बिकम लाइक 4.5 टाइम्स, विच इज़ गुड ग्रोथ बट नथिंग स्पेक्टैकुलर। तो वॉल्यूम्स भी अब क्वार्टर वाइज वॉल्यूम देखेंगे तो वो क्लियरली सीजनैलिटी समझ आती है आपको कि 7 लाख स्क्वायर फीट बेचा Q3 FY22 में, फिर 4, 2, 2.5, 3, 3.5, फिर एकदम से 4.5। तो थोड़ी सी एक वो क्वार्टर लेवल्स, ऑब्वियसली नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वो सारी चीज़ों की सीजनैलिटी एक बिजनेस में रहती है। तो देर विल बी सम क्वार्टर्स विच विल डू वेरी वेल। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं होती है क्वार्टर्स में, देर विल बी सम क्वार्टर्स विच विल डू वेरी वेल। अब सर जैसे सपोज ये थाने वाला प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो देर विल बी अ गुड अपटिक एट दैट टाइम इन वॉल्यूम टर्म्स, राइट। सो वो चीज़ें रहेंगी हमारी। इसमें से रेजिडेंशियल कितना, ऑब्वियसली रेजिडेंशियल इज ऑलमोस्ट 82-81%, राइट। तो रेजिडेंशियल में भी देखें तो वही सेम ट्रेंड रेजिडेंशियल में ही दिखता है, राइट। तो वही मेन ट्रेंड है हमारा। और रेजिडेंशियल उसमें से 3.63683 करोड़ रुपीज़ जो है वो रेजिडेंशियल का आता है, राइट। तो जैसे 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए इन्होंने, स्काई सिटी और एक्सक्यूजिट, राइट, 2019 में। उसकी वजह से ये 2019 का जो ये ग्रोथ था ये 2 प्रोजेक्ट्स की वजह से था। स्काई सिटी और एक्सक्यूजिट 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए तो एकदम से रेवेन्यू इंप्रूव हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि लैंड पार्सल जो था पहले नो डेवलपमेंट जोन में था, वो चेंज हो गया तो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, मतलब आपको रिस्क मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि एंड अगेन दिस आर नॉट दिस सेक्टर और मतलब कंपनी स्पेसिफिक, दिस आर सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क विच कीप्स ऑन हैपनिंग। फिर हॉस्पिटैलिटी में अगेन आई थिंक देयर इज़ नो मेजर ग्रोथ बिकॉज एक ही होटल है, वही चल रहा है शायद, तो कोई मेजर वहाँ पर ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। तो जैसे कोविड की वजह से स्लो हो गया था बट वही इट हैज़ गॉन बैक, थोड़ा सा वहाँ पर बेटर हुआ है, ठीक है। रेंटल सेल्स जो एन्युटी बिजनेस है विच इज़ बेसिकली रिटेल बिजनेस, जो ओवरऑल मॉल का बिजनेस है, दैट हैज़ डन वेल, ठीक है। तो वो ग्रो हुआ है बिकॉज एज द मॉल में फुटफॉल बढ़ रहा है तो वहाँ पर प्रीमियमाइजेशन हो रहा है और प्रीमियम मॉल है काफ़ी, राइट। तो आई एम श्योर रेंटल यील्ड्स वगैरह वहाँ पर इंप्रूव हो रही है, वो क्लियरली दिख भी रहा है यहाँ पे। और रेंटल्स फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टी, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी भी लीज पे दी है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है बेसिकली। और रेंटल्स फ्रॉम मॉल इज़ कम्प्लीटली ऑन रेंटल। तो 81.6% जो है वो प्रोजेक्ट्स मतलब रिटेल, और ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। अब मार्जिन्स, अब मैं ऐसे प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट, तो ऑब्वियसली मार्जिन्स अच्छे ही रहेंगे। तो पैट मार्जिन्स देखो आप इनके 44-45 के आसपास के पैट मार्जिन्स हैं, पोस्ट टैक्स मार्जिन ज़बरदस्त है, राइट। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको बेची है अगर, राइट,
तो 40 लाख रुपए कमा रहे हैं पैट बेसिस पे, राइट। तो ये सब चीज़ें इनके बहुत बढ़िया है मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड, राइट। और तो ये उसकी वजह से मतलब मार्जिन्स में जो ग्रोथ है वो एक्चुअली काफ़ी अच्छी है उस वजह से, क्योंकि मार्जिन्स जो है कंसिस्टेंटली इंप्रूव भी हुए हैं 39, 34, 40, तो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट भी रहा है, राइट। और ओवरऑल सेल भी इंप्रूव हुआ है, तो सेल प्लस मार्जिन दोनों इंप्रूव हुए हैं, तो प्रॉफिट जो था वो सेल से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है ऑफ कोर्स, राइट। तो अभी जैसे मार्च 2014 में प्रॉफिट वाज 427 करोड़ रुपीज़, राइट। और जो एबिटा वाज सॉरी फॉर एंड इट वेंट टू 2400, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, राइट। लेकिन मार्च 2014 में अगर हम सेल देखें इनकी तो 800 करोड़ की थी, तो वो 6 टाइम्स नहीं हुई है, राइट। वो 6 मतलब 4-5 टाइम्स के आसपास, 5.5 टाइम्स के आसपास, 5 टाइम्स के आसपास हुई, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस है कि मार्जिन्स का वो थोड़ा सा इम्पैक्ट उनको बेटर रहा है कि मार्जिन्स में दे हैव ग्रोन बेटर, ठीक है। ROE ROC ट्रेंड है, सो जैसे जैसे मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं ऑफ कोर्स ROC ROE विल इंप्रूव, और वही लास्ट 2 साल में इट इज़ डूइंग वेरी वेल। अभी 16% के आसपास का ROC है, राइट। और ROE इज ऑल्सो एट गुड लेवल, राइट। वो भी एक अच्छा खासा लेवल पे है, मतलब 16, 16.8 एंड 14.8, तो अगेन बिकॉज ऑफ रिटर्न्स दे हैव डन वेरी वेल, बट इट विल बी ऑफर बिकॉज एसेट हैवी बिजनेस है, तो ये थोड़ा सा साइक्लिसिटी यहाँ पर हमें हमेशा एक्सपेक्ट करनी चाहिए। टोटल एसेट्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर, राइट। तो अगेन एसेट टर्नओवर, एसेट टर्न्स कैसे हैं, तो वो स्लो ही रहते हैं एसेट टर्न्स, तो बिकॉज रिटेल मतलब रियल एस्टेट सेक्टर है, कैपेक्स ड्रिवन सेक्टर है, तो 0.2x का ही क्या कहते हैं एसेट टर्न है, और इन्वेंट्री टर्नओवर इज ऑल्सो एट 0.5x, राइट। तो अगेन तो रियल एस्टेट सेक्टर में टिपिकली ये रेशियो जो होते हैं ये स्लो ही स्मॉल ही रहते हैं, बट अगेन इट इज़ अ वेरी बिग ब्रांड एज आई सेड कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एज सच कुछ हमारे को इशू लगना चाहिए। गुड थिंग इज गवर्नेंस, जो मेन MD हैं कंपनी के, ही हिमसेल्फ ओल्ड ऑलमोस्ट 58% कंपनी, राइट। एंड ठीक है, 2009 से चेयरमैन हैं, MD हैं कंपनी के, और ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 67.7% है, ठीक है। तो उस हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में, और कंसिस्टेंटली वैसी ही रही है। DIIs हैव इम्प्रूव्ड, अगर हम लास्ट 2 साल में देखें FIIs थोड़े से कम हुए हैं, बट अदर्स मतलब कोई फ्री फ्लोट है ही नहीं मार्केट में, मतलब जो कंपनी है या तो प्रमोटर के हाथ में है, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के हाथ में है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, मतलब हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने सिर्फ 2% होल्ड किया हुआ है, और वो भी कम हुआ है लास्ट 2 साल में। तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पास कंपनी है ही नहीं, कंप्लीटली प्रमोटर और मतलब इंस्टीट्यूशंस ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो क्लियरली मतलब गवर्नेंस स्टैंडर्ड इसी से एक बहुत अच्छे से समझ आते हैं, राइट। और जैसे मैंने बोला कि जो मेन मिस्टर विकास हैं वही मेजरली कंपनी होल्ड करते हैं, बाकी वन मोर मतलब हिज 9% उनका है, इन्वेस्को के पास है 4%, कोटक के पास 3.5% है, ICICI के पास 1.8, कैनरा के पास 1%, तो यही सब मेजर होल्डर्स हैं, राइट। स्टॉक परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेलेंट, राइट। 22% का कैगर दिया है अगर हम 2014 से देखें तो, बट मेजरली जो ग्रोथ हुआ है वो ऑफकोर्स आफ्टर कोविड ही यहाँ पर हुआ है, राइट। वैल्यूएशन देखें तो अभी 30K है, ये 18 सितंबर का डेटा है, थोड़ा पुराना डेटा है, बट 30 के आसपास है, मीडियन 29, 20, तो इतना ही आसपास रहा है, तो मतलब एक मीडियन के आसपास का ही वैल्यूएशन करेंटली है। बट इफ़ यू विल सी द साइक्लिसिटी ऑफ दिस PE, राइट, यू विल सी कितना साइक्लिसिटी है, राइट। बढ़ता है फिर कम हो जाता है, इट गोज टू 15-16 एज वेल इन अप्रैल 2016, फिर बढ़ा 40 के आसपास पहुंच गया, फिर कम हुआ, फिर 17-18 के आसपास पहुंच गया, फिर बढ़ा थोड़ा सा, फिर कोविड आ गया, फिर कम हो गया, फिर 41-43 के आसपास पहुंच गया, फिर जनवरी 2023 में मतलब रिजल्ट वगैरह अच्छे आए तो कम हो गया, ठीक है, फिर बढ़ गया। तो काफ़ी साइक्लिसिटी रहती है वैल्यूएशंस में, बिकॉज जैसे जैसे वही मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट लॉन्चेस होंगे, नया कुछ आएगा तो फिर एकदम से सेल बढ़ जाएगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, वॉल्यूम दिखेगा तो वो मार्केट प्राइसिंग कर लेगी, फिर कुछ नहीं हुआ, नया कुछ प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं आ रही, तो फिर वो स्लो है चीज़ें, तो वैसा ही है। यही चीज़ आपको ये EVA EBITDA में देखोगे, राइट। तो यही चीज़ हमारी यहाँ पर है, सेम साइक्लिसिटी, राइट। तो अभी जो अगर हम बात करें तो जहाँ पर अभी हम हैं तो वहाँ पर हम अराउंड मीडियन के आसपास ही हैं, तो वी आर नॉट एट वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एज वेल जो करंट है, और ना हम सस्ते पे हैं, तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नो वन नोज इन शॉर्ट टर्म। तो हमने कुछ सिनारियोज़ वगैरह रन किए इसके बेसिस पे, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब इस कंपनीज़ के जो वैल्यूएशन सिनारियोज़ रन करना बहुत टफ है। क्यों बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि भाई अभी जो प्रोजेक्ट इनके हाथ में है वो एक बड़ा थाने का ही प्रोजेक्ट है।
अब उसके बेसिस पे आप एक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लो कि भाई इनका कितना रेवेन्यू आएगा, जो बाकी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितना रेवेन्यू बुक करेंगे ये नेक्स्ट 2 या 3 साल में, और फिर एक थाने का प्रोजेक्ट आएगा तो उसका अगर एक एक्सपेक्टेशन ले लिया कि चलो यार 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो एक एक्सपेक्टेशन ले लिया, तो वो कितना आएगा, वो 4-5 ईयर्स में जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो बस बाकी तो 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसमें कुछ है नहीं, तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन देखें तो एक्सपेंसिव लगता है। ठीक है कि भाई 31-32 भी एक्सपेंसिव लगता है फिर तो, कि भाई रियल एस्टेट है तो भाई यही सारा गेम यही है। अब एनसीआर में प्रॉपर्टी लिया है पार्सल, तो कब करेंगे, क्या लॉन्च करेंगे, कैसा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन अलग है। मुंबई इज़ डिफरेंट राइट, मुंबई में दे आर मतलब 2-3 बिल्डर्स जो है ना, बट ओबरॉय इन मतलब एनसीआर में शायद नहीं जानते लोग ज़्यादा इनको, तो वहाँ पर कैसा रहेगा रिस्पॉन्स। डीएलएफ वहाँ बहुत बड़ा प्लेयर है, वहाँ पर दूसरे भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो हाउ विल दे कम्पीट विद देम, हाउ विल दे प्लान थिंग्स राइट। तो वो सारी चीज़ें, एक बहुत सारे इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं ना, इन सब बिजनेसेस में यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है कि आप सही साइकिल में राइड कर सकते हो क्या, राइट। आप राइट साइकिल पे आप राइड कर सकते हो। देखो बिजनेस एज आई सेड कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, हार्डली एनी डेट इन द कंपनी राइट, और सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बैलेंस शीट वगैरह भी हमने देखा, तो कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं है। ठीक है, जो एक रियल एस्टेट कंपनीज में टिपिकली होता है, बट देन दे आर रियल एस्टेट कंपनी राइट। तो रियल एस्टेट एक सेक्टर के इनहेरेंट रिस्क के साथ तो ये रहेंगे ही राइट। और प्रीमियमाइजेशन अभी ट्रेंड चल रहा है तो उसकी वजह से एक चीज़ें अच्छी रही, बट वो ट्रेंड अगर थोड़ा स्लो डाउन हो गया तो फिर थिंग्स विल अगेन, वी हैव सीन 7-8 ईयर्स का बिल्कुल हार्डली एनी ग्रोथ राइट। सो we need to, in these type of company, we need to understand the cyclicities, we need to understand that there can be a very very long time of hardly any performances, because the type of management they are, so they will not do too many launches if the things are not that good। ठीक है, वो क्लियरली लग रहा है मतलब उनके देख के कि वो तभी करेंगे जब मार्केट अच्छा है, दे थिंक कि यार ये बिक जाएगा राइट। वही है कि अब और रिस्क ऑफ जस्ट इन मुंबई, अब दूसरे सिटीज़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा है, हाउ थिंग्स आर राइट। तो डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे, बड़ा स्केल करेंगे, तो वो लग नहीं रहा है, मतलब मैनेजमेंट उस तरह का एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें समझनी है। सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू ब्रिंग। मतलब मेरे को लगा कि एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सेक्टर का भी एक थोड़ा थॉट आपको मिले वहाँ पे, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ रिस्की समटाइम्स दिस रियल एस्टेट सेक्टर कैन बी, एंड वी शुड अंडरस्टैंड दोज रिस्क एंड साइकिल्स इन दिस सेक्टर। इवन दो कंपनी इज़ गुड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर इन्वेस्टिंग कि हम किस साइकिल में किस जगह जा रहे हैं राइट, बिकॉज केपेक्स ड्रिवन बिजनेस है। ठीक है, दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर एंड यू हैव सम अदर व्यू ऑन इट, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।